हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट जो आपके बिहार एस्टेट के एग्जाम के लिए, डीएसएसबी के लिए, एलटी ग्रेड और बिहार पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, निकिल एवं डॉर्सी ने प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं। तो निकिल और डॉर्सी ने प्रबंध प्रक्रिया के यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस के कितने स्टेप बताए हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3, सेकंड ऑप्शन है आपका 5, थर्ड ऑप्शन है आपका 4 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 7। तो निकिल एवं डॉर्सी ने जो आपके मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप बताए थे कितने बताए थे, वो बताए थे आपके कितने, 4 स्टेप। और 4 स्टेप ये कौन कौन से होते हैं। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है एंड इवेल्युएशन होता है। ठीक है, ये आपके 4 स्टेप होते हैं किसके, मैनेजमेंट प्रोसेस के। इसको बताया था निकिल एवं डॉर्सी ने। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, ग्रास एवं कैंडल ने गृह व्यवस्था के कितने चरण बताए। अब बात किसकी की जा रही है, पहले हमने निकोल एंड डॉर्सी के बारे में की थी। अब हम बात करें कि ग्रास एवं कैंडल ने गृह व्यवस्था के कितने चरण बताए हैं। ऑप्शन में है 3 बताए हैं, 4 बताए हैं, 5 बताए हैं या 7 बताए हैं। तो जब गृह व्यवस्था यानी कि होम मैनेजमेंट की बात आती है तो ग्रास एवं कैंडल ने बताए हैं आपके कितने, 3 स्टेप बताए। ये 3 स्टेप मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 3 स्टेप कौन कौन से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण कहलाता है। तो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप कौन सा होगा। संगठन होगा, नियंत्रण होगा, आयोजन होगा या मूल्यांकन होगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंट्रोलिंग होगा, प्लानिंग होगा या इवेल्युएशन होगा। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। तो जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप होगा वो हो जाएगा आपका आयोजन। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जितनी स्ट्रांग हमारी प्लानिंग होगी उतने अच्छे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य के बंटवारे की आवश्यकता होती है तो उसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो एक बार फिर से देखिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी कि 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, मिलकर साथ साथ काम करते हैं। इन व्यक्तियों के मध्य क्या होता है, कार्य के बंटवारे की आवश्यकता होती है। बंटवारा ऐसा हो जाएगा कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। हम काम को बांट देते हैं ना, कि कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो हम इस काम को बांट देते हैं। जैसे क्या होता है कि आधा काम किसी और को सौंप सौंप दिया, आधा काम किसी और को सौंप दिया। तो ये जो बंटवारा किया जाता है इसको क्या कहेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और किस स्टेप में किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है और क्या है, संगठन है आपका। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि संगठन। ये किस में करते हैं, ये कार्य हम कंट्रोलिंग में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं, हम कंट्रोलिंग में ये कार्य को करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध प्रक्रिया का तीसरा चरण कहलाता है। तो यानी कि आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का जो आपका थर्ड स्टेज होगा, थर्ड स्टेप वो क्या होगा। आयोजन होगा, नियंत्रण होगा, संगठन होगा या मूल्यांकन होगा। तो आपका जो मैनेजमेंट प्रोसेस का थर्ड स्टेप है वो हो जाता है आपका नियंत्रण। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका नियंत्रण हो जाता है यानी कि कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ चरण अर्थात नियोजन की ओर ले जाना उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए एक बार। क्या है, प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ चरण अर्थात नियोजन की ओर यानी कि प्लानिंग की ओर ले जाना उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है मूल्यांकन है, संगठन है, नियंत्रण है और आपका है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है यानी कि मूल्यांकन, इवेल्युएशन। प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ चरण में ले जाना यानी कि हम क्या करते हैं, एक ये सारे स्टेप से गुजरते हैं, उसके बाद हम इवेल्युएशन करते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना सही हुआ। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट
की तरफ रेडी होते हैं, ठीक है, जब हम कोई नया प्रोग्राम कर रहे होते हैं, नई प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रसव प्रक्रिया की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप। तो प्रसव प्रक्रिया की अवस्था कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में भ्रूणावस्था है, विस्फारण है, निष्कासन है या संपूर्ण निष्कासन है। तो जो आपकी प्रसव प्रक्रिया की अवस्था नहीं होती वो आपकी कौन सी नहीं होती, विस्फारण होता है, निष्कासन होता है, संपूर्ण निष्कासन नहीं होता। नहीं होता तो आपका भ्रूणावस्था नहीं होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आपके सारी PYQ हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से किस अवस्था में ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपको ये बताना है कि किस अवस्था में ऑसिफिकेशन की जो प्रोसेस होता है ना वो चलता रहता है। ऑप्शन में है बाल्यावस्था में, बचपनावस्था में, किशोरावस्था में या उपरोक्त सभी। तो जो आपकी ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होता है ना ये आपके किस में चलता रहता है, ये होता है आपके बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मॉक टेस्ट है तो आपको आंसर जरूर बताने हैं और अपना स्कोर भी आपको लास्ट में जरूर बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। अब आपके बात आ जाती है, क्वेश्चन है आपका अगला कि ऑसिफिकेशन की क्रिया में क्या होता है। यानी कि आपको ये बताना है, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये पढ़ा ना ऑसिफिकेशन, इसीलिए मैंने इसका अर्थ पहले नहीं बताया था आपको क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा। क्या है, तो ऑसिफिकेशन की क्रिया में क्या होता है। हड्डियां कोमल होती हैं, हड्डियां लोचदार होती हैं, हड्डियां कठोर होती हैं या उपरोक्त सभी। तो आपको ये बताना है कि ऑसिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है। तो जो आपका क्या होता है, ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन में जो हड्डियां होती हैं हड्डियां कठोर होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों को कितने भागों में बांटा गया। यानी कि जो आपके प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है। ऑप्शन में 1, 2, 3 या 4। तो जो आपका गर्भावस्था में होने वाली परेशानियां होती हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि हम इसको 3 ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। प्रत्येक ट्राइमेस्टर आपका 3 मंथ का होता है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी कितनी की होती है, 9 मंथ की होती है। इसको 3 ट्राइमेस्टर में बांट दिया गया है। इसमें आपके 3 मंथ आते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके 3 मंथ आते हैं एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में भी आपके 3 मंथ आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था में होने वाली परेशानियां हैं। कैसी परेशानियां होती है जो आपकी प्रेगनेंसी में होती हैं। सामान्य परेशानियां होती हैं, गर्भकालीन विषाक्तता होती है, गर्भपात तथा विफल प्रयास होते हैं या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, जो आपके किसमें प्रेगनेंसी में होने वाली परेशानियां होती हैं उसमें आपका नॉर्मल यानी कि सामान्य परेशानियां भी होती हैं, गर्भकालीन विषाक्तता भी होती है, आपका क्या होता है गर्भपात तथा विफल प्रयास भी होता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। तो इसमें सारी चीजें आपकी होती हैं, गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों में सभी चीजें आपकी सम्मिलित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा जी मचलाना तथा वमन होना किन कारणों से होता है। वमन होना का मतलब होता है वॉमिटिंग होना, ठीक है। जी मचलाना तो आप सब लोग जानते हो। तो इसके रीजंस क्या क्या होते हैं आपको ये बताना है, कारण बताने हैं इनके। रक्त में एस्ट्रोजन की अधिकता से होता है, यह रक्त में प्रोजेस्टेरोन की अधिकता से होता है, यह रक्त में रिलेमियन की अधिकता से होता है या उपरोक्त सभी की वजह से होता है, ठीक है। तो जो आपके जी मचलाना, वॉमिटिंग होना या वॉमिटिंग जैसा लगना, तो ये सब जो होता है ना ये रक्त में यानी कि ब्लड में आपके एस्ट्रोजन की अधिकता हो जाती है, इस कारण से आपको ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा गर्भावस्था में कब्ज की शिकायत क्यों होती है। यानी कि ये पाया जाता है रिसर्च के अनुसार भी कि प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखी जाती है। वो क्यों देखी जाती है ये आपको बताना है। गर्भावस्था में होने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है ऐसा, या गर्भावस्था में टेस्टोस्टेरोन के कारण। ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ का आपका टेस्ट्रो आ जाएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। एंड सेकंड ऑप्शन है आपका उपयुक्त यंत्रों के कारण एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको
प्रेगनेंसी टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है वो होती है किस कारण से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा पेय पदार्थ के कार्य। तो आपको ये बताना है जो पेय पदार्थ होते हैं ना, जो बेवरेजेस होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं? स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करना, मस्तिष्क को उत्तेजित करना, कार्य करने हेतु क्षमता विकसित करना, या उपयुक्त सभी। तो पेय पदार्थ आपके बेवरेजेस होते हैं, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं आपके लिक्विड फॉर्म में आते हैं, चाय, कॉफी, जूस। तो ये सब क्या करते हैं? स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करते हैं, मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं, यानी कि ब्रेन को एक्टिव फॉर्म में करते। कहते हैं ना, इसको नींद आती है, वो चाय पी ले तो उसको नींद नहीं आती है, चाय कॉफी इस चीज का अगर सेवन कर ले तो। कार्य करने हेतु क्षमता भी इससे विकसित होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा पेय पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जो आपके बेवरेजेस है इनको हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है इसमें 2 में, 3 में, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपका कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पेय पदार्थ होते हैं ना, पेय पदार्थ आपके कौन से होते हैं? बेवरेजेस होते हैं। इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आ जाता है आपका सेमी लिक्विड, फुल लिक्विड, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कार्बोनेट पेय पदार्थ है। तो आपके जो कार्बोनेट पेय पदार्थ होते हैं ना, वो क्या होते हैं? पेप्सी, कोको कोला होते हैं, ड्यू होती है या स्प्राइट होती है, मिरिंडा या फ्रूटी होती है, या उपयुक्त सभी होते हैं। तो जो आपके कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं ना, इसमें आपके सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं? कार्बोनेट पेय पदार्थ के अंतर्गत आ जाती है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपके डीएसएसपी एग्जाम में पूछा हुआ था और थोड़ा घुमा के पूछा हुआ था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, ये आपके 26 अक्टूबर वाले एग्जाम में क्वेश्चन ही आ चुका है। ठीक है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, पर थोड़ा उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पेय पदार्थ है। तो पेय पदार्थ आपके कौन कौन से हैं ये बताना है। चाय है, कोको है, कॉफी है, या उपयुक्त सभी है। तो जो आपके पेय पदार्थ यानी कि बेवरेजेस होते हैं ना, उसमें आपके चाय भी आ जाएगा, कोको भी आ जाएगा, कॉफी भी आ जाएगा। तो जब ये सभी आ जाएगा तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इससे पता है क्या हो रहा है आज के इन क्वेश्चन से, कि आपका कोई एक टॉपिक उठ रहा है, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड किए गए हैं इस मॉक टेस्ट में। तो जिससे आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हल्के पेय पदार्थ। तो आपके जो हल्के पेय पदार्थ होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? फलों के रस यानी कि जूस होते हैं, कॉफी होती है, चाय होता है, या कोको होता है। तो जो आपके हल्के पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका कौन सा? जूस आते हैं, यानी कि फ्रूट जूस जो होते हैं ना आपके, ये आपके हल्के पेय पदार्थ के में आते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एल्कोहलिक पेय पदार्थ के अंतर्गत क्या आ जाएगा? ताड़ी आ जाएगा, बियर आ जाएगा, शराब, ब्रांडी या रम आ जाएगा, या उपयुक्त दोनों आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जा रही है एल्कोहलिक पेय पदार्थ की। तो आपके एल्कोहलिक पेय पदार्थ में आ जाएगा आपके क्या? ताड़ी और बियर भी आ जाएगी, शराब और ब्रांडी भी आ जाएगी। तो इसमें आपका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कार्यों में आधार पर पेय पदार्थ को बांटा गया। तो कार्य के आधार पर पेय पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन में है पोषक पेय पदार्थ, स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ, या उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कार्यों के आधार पर। तो कार्यों के आधार पर जो हमारे बेवरेजेस होते हैं इनको कई पार्टों में बांटा गया। जैसे इसमें से एक आ जाता है आपका पोषक पेय पदार्थ, इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके फ्रूट जूस आ जाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, ये सारे जूसेस आ जाएंगे। सेकंड है आपका स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ, इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके चाय, कॉफी, ये सब चीजें आ जाएंगी। थर्ड है आपका नशीले पेय पदार्थ। ये आप इस नशीले पेय पदार्थ में आपके एल्कोहलिक पेय पदार्थ आए, जैसे शराब, ब्रांडी, रम, ताड़ी, बियर, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें नशीले पेय पदार्थ के अंतर्गत आ जाती हैं आपकी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ है।
तो ऐसे कौन से पेय पदार्थ हैं जिनको पीने के बाद आपके अंदर स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है? चाय है, कॉफी है, कोको है, या उपयुक्त सभी है? तो ये तो इसका आंसर तो इजी है, ये चाय, कॉफी, कोको सबसे क्या आती है? स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, पोषक पेय पदार्थ कौन से हैं, यानी कि आपको ये बताना है जो आपको न्यूट्रिशंस देते हैं, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करते हैं आपकी बॉडी में। तो वो कौन से पेय पदार्थ हो जाएंगे? ऑप्शन में फलों का रस है, छाछ, मट्ठा या लस्सी है, या उपयुक्त दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पेय पदार्थ में झाग व बुलबुले उत्पन्न करने वाले कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कैसा क्वेश्चन है? ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेय पदार्थों में जो झाग और बुलबुले उत्पन्न होते हैं ना, उसके लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके O2 है, CO2 है, H2 है, H2O है, या उपयुक्त सभी। तो पेय पदार्थ में जो झाग और बुलबुले उत्पन्न करने के लिए गैस का यूज किया जाता है, वो गैस प्रयोग कौन सी होती है? आपको CO2 होती है। ठीक है, कौन सी होती है? CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चाय में पाया जाता है, तो चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है, थियोब्रोमा पाया जाता है, या कार्डियल पाया जाता है? तो जो आपका क्या होता है, चाय होती है ना, चाय को क्या बोलते हैं? टी। तो टी में क्या पाया जाएगा? आपके जो चाय होती है, चाय में पाया जाता है आपके कैफीन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टैनिन भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, पर कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो चाय में जो प्रोटीन होता है, चाय से पता है हमें प्रोटीन भी प्राप्त होता है। अब आपको चाय से प्रोटीन कितने परसेंट प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 17%, 16%, 24% या 10%। तो जो चाय से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है ना, वो होता है 17%। तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चाय से प्रोटीन कितना प्राप्त होता है? 17% आपको प्राप्त होती है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें उस स्फूर्ति एवं उत्तेजना आती है? तो किससे आपको स्फूर्ति और उत्तेजना आएगी? कैफीन से आती है, टैनिन से आती है, डेक्स्ट्रीन से आएगी, या कोई नहीं? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्फूर्ति एवं उत्तेजना आती है वो आपको किससे आती है? वो आती है आपको किससे? कैफीन से। और कैफीन किस में होता है? कैफीन होता है टी में, यानी कि चाय में होता है। तो चाय पीने से हमारे अंदर क्या आती है? स्फूर्ति और उत्तेजना आती है। अगर किसी व्यक्ति को नींद आ रही है और वो चाय पी ले, तो उसकी जो नींद होती है ना, गायब हो जाती है। किसकी वजह से होती है? ये कैफीन की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोको तैयार किया जाता है, तो कोको किससे तैयार किया जाता है और कैसे तैयार किया जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपके ये आपका ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है, विगोस्ट्रोमा नहीं होगा, ये आपका थियोब्रोमा हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये आपका हो जाएगा थियोब्रोमा। ठीक है, ये एक प्रकार का केमिकल होता है थियोब्रोमा। सेकेंड ऑप्शन है कैफेऑल है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ये कैफेऑल है आपका। थर्ड ऑप्शन में आपके कैफिया एबिका है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कॉफिया रोबस्ट है। तो आपको कोको जो तैयार होता है, कोको आपका कैसे तैयार किया जाता है, आपको ये बताना है। तो जो कोको तैयार किया जाता है, उसमें केमिकल का यूज होता है। उसमें किस केमिकल का यूज होता है? उसमें थियोब्रोमा केमिकल का यूज होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थियोब्रोमा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जल किसके संयोजन से बनता है? तो आपको ये बताना है कि जल किसके किसके, यानी कि किस किसके संयोजन से बनेगा। ऑप्शन में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एवं सल्फर के, क्या है? ऑक्सीजन एवं सल्फर के। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जो आपका क्या होता है? जल होता है। तो जल आपके किस किस के संयोजन से बनता है? जल बनता है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तभी तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि आपके हाइड्रोजन के 2 अणु
होते हैं और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल होता है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाल का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो जल में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है ये बताइए। जल है आपका, जल का कितना अनुपात होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1:2, सेकेंड ऑप्शन है 1:3, थर्ड ऑप्शन है 1:4 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1:5। तो जो आपके जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपका रेशियो होता है ना, यानी कि आपके हाइड्रोजन और किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपका अनुपात होता है वो होता है आपका 1:2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जल की कठोरता होती है, तो जल की कठोरता कैसे होती है, स्थायी कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता होती है, या दोनों होती है, या कोई नहीं होती है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, बात की जाए जल की कठोरता की, तो जो जल में कठोरता होती है ना, वो स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी कठोरता में घुले होते हैं, तो जो आपके अस्थायी कठोरता होती है ना, उसमें क्या क्या घुला होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। देखिए, जो आपका अस्थायी कठोरता में घुले होते हैं, तो अस्थायी कठोरता में आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्थायी कठोरता में क्या घुले होते हैं। पहले हमने क्या बात की, पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि जल की कठोरता कितनी प्रकार की होती है। तो जल में कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखा कि अस्थायी कठोरता में क्या घुला होता है, तो अस्थायी कठोरता में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि स्थायी कठोरता में क्या घुले होते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा इस एग्जाम में से क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। तो जो आपका स्थायी कठोरता में घुले होते हैं, क्या घुले होते हैं। ऑप्शन में कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये आपका क्या है, ये आपके क्लोराइड है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, बात इसमें की जा रही है किसकी, बात की जा रही है आपकी स्थायी कठोरता की। तो इसमें आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड भी घुले होते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट भी घुले होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये आपके अस्थायी कठोरता में होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है अस्थायी कठोरता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कार्य सरलीकरण की प्रमुख रूप से तकनीकी हैं। तो आपको ये बताना है जो आपका कार्य सरलीकरण होता है, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है, तो इसकी जो प्रमुख तकनीक होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन में है 3 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो जो आपकी वर्क सिंप्लीफिकेशन की तकनीक होती हैं वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। इसमें एक होता है आपका फॉर्मल टेक्निक एंड सेकंड होता है आपका पेन पेंसिल टेक्निक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, औपचारिक तकनीक का प्रयोग करने में किस प्रकार की आवश्यकता होती है। तो जो हम औपचारिक तकनीक का प्रयोग करते हैं ना, उसमें किसकी आवश्यकता होती है, उपकरणों की होती है, समय व शक्ति की होगी, प्रतीकों की होगी, या उपयुक्त सभी की होगी। तो इसमें राइट आंसर बताइए आप लोग कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो औपचारिक तकनीक का जब हम यूज करते हैं तो इसमें हमें किसकी जरूरत होती है, उपकरणों की, यानी कि संसाधन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर का मुख्य कार्य। तो वैक्यूम क्लीनर का मुख्य कार्य क्या होता है, कपड़े धुलने का होता है, धूल या गंदगी, ये आपका धूल है, क्या है, ये आपका धूल है, मूल नहीं है। धूल या गंदगी हटाना। थर्ड ऑप्शन है आपका खाना बनाना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो बात हो रही है वैक्यूम क्लीनर की। वैक्यूम क्लीनर का यूज होता है धूल और गंदगी हटाने के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन से बचत होती है, तो वॉशिंग मशीन से किसकी बचत होती है ये बताना है आपको। ऑप्शन में समय की बचत होगी, कार्य में निस्तारता की बचत होगी, व्यक्तिगत की बचत होगी या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब हम वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलेंगे तो हमारे कपड़े जल्दी धुल जाएंगे, तो किसकी बचत होगी, समय की बचत होगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, कार्य सरलीकरण का आशय किसी कार्य को बिना प्रयोग विधि के द्वारा इस प्रकार करना है जिससे कम से कम कार्य पूर्ण हो सके। तो ये क्या है, समय व शक्ति है, उपकरण है, मशीन है या प्रयोगशाला है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके कार्य सरलीकरण का आशय है, तो किसी कार्य को बिना प्रयोग विधि के द्वारा इस प्रकार करना जिससे कम समय में कार्य पूरा हो सके। तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मशीन की। ठीक है, मशीनों की सहायता से तो हम अपने कार्य को जल्दी कर सकते हैं, समय तथा श्रम की बचत होगी और हमारा कार्य भी जल्दी हो जाएगा। इसका जैसे हमें चटनी पीसते हैं तो हम चटनी पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज करेंगे। हमें कपड़े धुलने के लिए हाथ से कपड़े हम नहीं धुलेंगे बल्कि किससे धुलेंगे, बल्कि हम कपड़े धुलेंगे वॉशिंग मशीन से। तो हमारे उपकरण की, मशीनों की जरूरत होती है, यानी किसकी, मशीनों की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक तकनीक में उपकरणों की आवश्यकता होती है, यह तकनीक है। तो औपचारिक तकनीक यानी कि जो आपकी फॉर्मल टेक्निक होती है ना, इसमें आपकी किसकी जरूरत होती है, उपकरणों की जरूरत होती है। तो ये कौन सी टेक्निक है आपको ये बताना है। प्रयोगशाला मेथड है, यानी कि प्रयोगशाला टेक्निक है, मशीनीकरण टेक्निक है, समय शक्ति टेक्निक है या उपकरण आ जाएंगे इसमें। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपकी औपचारिक टेक्निक होती है ना, इसमें उपकरणों की आवश्यकता होती है, यह विधि हम घर पे कर ही नहीं सकते, इसकी लैब की आवश्यकता होती है, किसकी, लेबोरेटरी की आवश्यकता, यानी कि प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आसूत जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो आसूत जल होता है ना, आसूत जल को हम किस विधि द्वारा तैयार करेंगे आपको ये बताना है। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है उबालकर, सेकंड ऑप्शन है आसवन, थर्ड ऑप्शन है एक्वागार्ड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका छानकर। तो बात हो रही है आपके आसूत जल की। तो जो आसूत जल को हम तैयार करते हैं वो करते हैं आसवन विधि द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंडा तथा दूध सुरक्षित होते हैं। आपको ये बताना है जो एग और जो मिल्क यानी कि अंडा और दूध होंगे कितने टेम्परेचर पर सुरक्षित रहेंगे। ऑप्शन में है 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका 0 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड ऑप्शन है आपका 35 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड लास्ट ऑप्शन है 20 टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऊपर डिग्री लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको। तो जो आपका अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं ना, वो आपके किस टेम्परेचर पर सुरक्षित रहेंगे, वो रहेंगे आपके 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बैंक एक संस्था है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बैंक कौन सी संस्था है आपको ये बताना है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, व्यवसायिक है या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी बैंक होती है ना, बैंक एक आपकी व्यवसायिक संस्था है। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, परिवार की सफलता की कुंजी है। तो परिवार की सफलता की कुंजी क्या है, सफल दाम्पत्य समायोजन है, आर्थिक विकास है, परिवार की वृद्धि है या कोई नहीं है। तो बात हो रही है परिवार की सफलता की कुंजी। तो जो परिवार की सफलता की आपकी कुंजी होती है ना, वो क्या होती है आपकी, वो होता है आपका सफल दाम्पत्य समायोजन, यानी कि हस्बैंड वाइफ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। यही होती है हमारी परिवार की सफलता की कुंजी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, चाय के डब्बे किस वर्ग में आते हैं। तो जो आपके चाय के डब्बे होते हैं ना, वो आपके किस वर्ग में आएंगे ये बताना है आपको। वनस्पति डब्बे में आएंगे, प्राणिज डब्बे में आएंगे, वसा युक्त डब्बे में आएंगे या खनिज युक्त डब्बे में आएंगे। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, किसमें राइट आंसर क्या हो जाए। तो बात की जा रही है चाय के डब्बे की। तो जो चाय होती है ना, चाय
कि जो धब्बे होंगे वो आपके वनस्पति धब्बे के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन यानी कि निपसेट, ठीक है, क्या है? NIPCCD, इसको हम निपसेट कहते हैं, की स्थापना कब हुई? निपसेट की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन। तो इसकी इसकी स्थापना कब हुई ये बताना है। ऑप्शन में है 4 जुलाई 1975, सेकंड ऑप्शन है 3 मई 1975, थर्ड ऑप्शन है 5 जुलाई 1978 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 8 मार्च 1945। तो आपको ये बताना है जो आपके निपसेट की स्थापना हुई थी ना, निपसेट की आपकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1975। ठीक है, कब हुई थी? 4 जुलाई 1975 को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। तो नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होता है? शहद होता है, जल होता है, माँ का दूध होता है या गाय का दूध होता है? तो जो आपका नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु का जो क्या होगा प्रथम आहार होगा वो होगा माँ का दूध। बहुत से लोग क्या करते हैं, नवजात शिशु को शहद चटाते हैं, बल्कि एकदम गलत होता है। पहला आहार उसका माँ का दूध ही होता है। और माँ का जो पहला दूध निकलता है ना 2-3 दिन तक, वो उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा अधिक होती है, तो उसको कोलेस्ट्रम ही कहा जाता है। इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जो शिशु की समायोजन कर नए वातावरण में समायोजन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। तो प्लास्टिक की वस्तुओं को कैसे साफ करनी चाहिए? चूने से, राख से, सर्फ एवं साबुन से या नींबू से? तो बात हो रही है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक के बर्तन को हम साफ करते हैं सर्फ एवं साबुन से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, प्रसवकालीन आयोजन से अभिप्राय है। तो जो आपका प्रसवकालीन आयोजन होता है ना, उससे क्या अभिप्राय है आपका? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था करना, ये आपका व्यवस्था है, क्या ये आपकी व्यवस्था है। सेकंड ऑप्शन है आपका उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना। थर्ड ऑप्शन है आवश्यक सामग्री, उपकरण तथा धन की व्यवस्था करना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो प्रसवकालीन आयोजन यानी कि जब प्रसवकालीन यानी कि जब डिलीवरी की क्या करते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, तो उसके लिए उपयुक्त चिकित्सक की यानी कि उपयुक्त डॉक्टर का भी व्यवस्था करते हैं, स्थान की भी व्यवस्था करते हैं, जो जो सामग्री हमें लेके जानी है प्रसव काल के दौरान, उपकरण लेके जाने हैं, धन की व्यवस्था करनी है, वो सब हम पहले से अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारित की विधि नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन में MUAC, सेकंड ऑप्शन है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है आपका लंबाई एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कमर की परिधि यानी कि कमर परिधि। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो मानव मिति पोषण स्तर निर्धारित की विधि है वो MUAS भी होती है, लंबाई भी होती है, कमर की परिधि भी होती है। क्या नहीं होता है? तो ब्लड प्रेशर का इससे कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संसद में बाल श्रम प्रतिषेध तथा विनिमय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? यानी कि आपको ये बताना है संसद ने जो बाल श्रम अधिनियम है ना, वो किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन में 1984 में, 1988 में, 1986 में या 1983 में। तो राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो संसद में जो बाल श्रम अधिनियम है ना, ये पारित किया गया था आपका 1986 में। कब? 1986। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, मॉक टेस्ट का। क्या क्वेश्चन है आपका? सिल्क की छपाई तेजाबी रंगों से करने के लिए निम्नलिखित में से किस शिल्पकार की भूमिका रही है? ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग फिर से पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? सिल्क की छपाई तेजाबी रंगों से करने के लिए निम्नलिखित में से किस शिल्पकार की भूमिका रही है? यानी कि ऐसा कौन से शिल्पकार है जिन्होंने सिल्क की छपाई को तेजाबी रंगों के द्वारा किया? ऑप्शन में अली बाबा है, दुबराज दास है, पॉल गॉल्टियर है एंड जैन उल अबिदीन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो सिल्क की छपाई तेजाबी रंगों से जो करने के लिए फेमस थे
वो थे आपके कौन, जैन उल अबेदीन। ठीक है, कौन थे, जैन उल अबेदीन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन भी देना हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।